चलिए तो आप लोग स्टार्ट हो जाएंगे कॉपी और पेन लेकर, क्योंकि आपको याद है डेली 8 बजे चलता है। और अभी क्या चल रहा है, फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब। तो ऑब्जेक्टिव तो पिछले दिन खत्म हो गया है और कल सब्जेक्टिव चला है और आज भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा। अर्थात 10 वर्षों में जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जितना भी पूछा है ना, वो सब अभी कराएंगे और कल भी कराए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने एक पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 का कि एक अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि जो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v जोड़ 1/u, ये फॉर्मूला को सिद्ध करना है। ये दो क्वेश्चन बहुत नामी क्वेश्चन है, सुनिएगा। एक तो ये भी है और दूसरा आप जानते हैं तो जान लीजिए अभी के अभी। f बराबर r/2 फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। और ये तो 2 मार्क्स में पूछेगा, ये 4 मार्क्स में पूछेगा। और 2022 में पूछा है तो उम्मीद करते हैं 24 में पूछ सकता है। ओके, और ये क्वेश्चन अब हर बच्चा को आना चाहिए फिजिक्स में। ठीक है, कि अवतल दर्पण में सिद्ध करे कौन सूत्र, दर्पण सूत्र, यही ना दर्पण सूत्र। देखिए इसको सिद्ध करना अभी सिखाएंगे जस्ट। और ये हम पिछले के पिछले वीडियो में जब हम पूरा फिजिक्स पढ़ाए उसमें ऑलरेडी सिद्ध है। तो जितना बच्चा देख रहे हैं जो ये f बराबर r/2 सिद्ध कर चुके हैं या सीख चुके हैं, एक बार यस कमेंट करेंगे, और जो नहीं वो नो। तो आपको ये वीडियो हम बता देंगे कहां मिलेगा, आप ले लीजिएगा। ये ऑलरेडी हो चुका है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, दर्पण सूत्र को सिद्ध करना, दर्पण सूत्र को, दर्पण फॉर्मूला यानी मिरर फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट हो जाते हैं ज्यादा बिना बात किए हुए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इधर ये ऐसी बना के दिया है, ये आप समझेंगे नहीं, हम आपको अभी समझाते हैं। तो बस आप बने रहेंगे आराम से। यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए तो अब ध्यान से सुनिएगा। हम लोग को क्या करना है भाई साहब, ध्यान से सुनना है। हम लोग को दर्पण सूत्र सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सुनिएगा ध्यान से। सिद्ध करना है कि 1/v जोड़ 1/u बराबर होता है 1/f कि नहीं होता है। बोलेगा सर पूरा तो पढ़ के आ गए हैं, होता है ना। यस सर होता है। तो इसको देख लीजिए, ये दर्पण सूत्र सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम सिद्ध करने जाते हैं। तो आप लोग एक बार प्यार से एकदम वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा फॉर्मूला सिद्ध होने जा रहा है। ठीक है, और आराम से देखेंगे। चलिए आराम से देखिए, आराम से देखिए। पहले हम एक प्यार से ना एक अवतल दर्पण से सिद्ध करना है। तो एक अवतल दर्पण बनाएंगे। कौन दर्पण बनाएंगे, बोलिए, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ऐसा अवतल दर्पण बन रहा है। ठीक है, ठीक है कि नहीं है, बहुत बड़ा बन जाता है। चलिए छोड़िए, हो गया। ये अवतल दर्पण है, आपको पता है कि है, ज्यादा फिगर में इधर उधर नहीं कर रहा है, दिखाई दे रहा होगा। चलिए सुनिएगा प्यार से। ये सबको पता है कि कौन अक्ष है, मुख्य अक्ष सबको पता होना चाहिए, और अब पता होना ही पड़ेगा। ये आपका, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये जो है पोल है, क्या है, पोल। और एफ बहुत डिस्टर्ब करता है, ये एफ है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो देख लीजिएगा ध्यान से थोड़ा सा। ये आपका एफ है और इतना ही दूरी ले लीजिए सी का। ठीक है, इतना चीज आपको पता होना चाहिए, इतना काम आपको आना चाहिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ये काम आपको आता है, कोई बड़ा बात नहीं है। अब एक वस्तु को ना हम रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक वस्तु को यहाँ पे रखें, एक वस्तु रखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक वस्तु हमने रखा और इस वस्तु को ना इसके अकॉर्डिंग, बोलिए, प्रधान अक्ष के समांतर भेज दिए। जाओ जाओ कुछ करके आओ। क्या करके आएगा भाई, टकरा के। जब ये टकरा के आएगा तो किससे जाएगा, आपको पता होगा किससे जाएगा, फोकस से। बहुत अच्छी जवाब, यहाँ पे आते हुए चली गई फोकस से। एक और किरण को क्या कीजिए, फोकस से ही भेज दीजिए। कहां से, फोकस से। जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगी, बोलिए,
प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसका कलर चेंज कर देते। फिर यहां से कैसे जाएगी? थोड़ा सा ऊपर से जाएगा। चलिए, चली गई ना। ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप घबराएंगे मत, क्योंकि ये टाइम लगने वाला चीजें है। यहाँ पे कटा कटा ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बना बोलिए? प्रतिबिंब यहाँ बना। ये वस्तु को हम नाम दे देते हैं ए बी, नाम दे दिए ए बी। ध्यान सुनिएगा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, इसका नाम एम, इसका नाम एन। अभी तक अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए। नहीं ना? ये दर्पण में एक इमेज बना है कि वस्तु को रखे हैं वक्ता के अनंत के बीच, तो प्रतिबिंब बना सी और एफ के बीच। आपको पता है, हमको सिद्ध करना है। चलिए, अब आप मेरे साथ कुछ बोलेंगे, गुनगुनाएंगे आराम आराम से। बोलिए तो यू क्या होता है? बोलेंगे सर यू तो होता है वस्तु की दूरी। क्या होता है भाई? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी, अच्छी बात है। और यहां देखिए तो वस्तु की दूरी क्या है? वस्तु कहाँ रखल है? ये ना वस्तु, ए पी। कथी हो गया? ए पी। बहुत अच्छा, ए पी। अच्छा, भी क्या होता है? वहां देखिए भी क्या होता है? भी होता है प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी। और प्रतिबिंब की दूरी क्या है? तो पी ए डैश, ये ना प्रतिबिंब है, तो पी ए डैश। क्या बोलेंगे? पी ए डैश, पी ए डैश। जितना भी दूरी है वो कहाँ से मापाता है? आपको पता है ना? पोल से। कहाँ से? पोल से। ये वस्तु की दूरी कथी था? पी ए। चलिए, एफ क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर ये तो फोकस दूरी होता है। कौन दूरी होता है? फोकस दूरी। जो होता है से आप जान रहे हैं ना, यू मतलब वस्तु की दूरी, भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, एफ मतलब फोकस दूरी। तो हम वस्तु में खोज से दिखा रहे हैं, तो फोकस दूरी कहाँ है? तो पी से एफ, ये हो गया पी एफ। अच्छा, अवतल दर्पण है, गौर कीजिएगा। तो हम बोले थे, चिन्ह परिपाटी पढ़ाए थे तो, कि पोल के इधर लेफ्ट टाइप जितना भी चीज होगा सब निगेटिव, इधर जितना भी होगा वो पॉजिटिव। तो बोलिए, इसका फोकस भी लेफ्ट तरफ है, वस्तु भी लेफ्ट तरफ रखा है, अब प्रतिबिंब भी लेफ्ट तरफ, यानी तीनों के तीनों लेफ्ट तरफ, मतलब तीनों के तीनों माइनस। तीनों के तीनों क्या हो जाएगा? माइनस। यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस। कोई तकलीफ नहीं। अब आप आइए, मेरे साथ आइए और प्यार से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, एकदम प्यार से। पक्का मक्खी बैठ गई होगी, ये नहीं चल रहा है। चलिए, अब समझिएगा। आइए आपको बताते हैं कि अब कैसे प्रूफ होगा। मेन काम अब शुरू हो गया है, ध्यान देना है आपको। कैसे प्रूफ होगा? अब देखिए, एक त्रिभुज आपको नजर आता होगा, ठीक है? देखिए कौन त्रिभुज, हम कलर करेंगे उसको। क्या करेंगे? कलर। आप समझिएगा। ये दोनों त्रिभुज को देखिए, ठीक है? देखिएगा एकदम प्यार से, ठीक है? अब देखिए, हम बोलते हैं तो सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ए बी एफ में, क्या बोले? ए बी एफ एंड, ए बी एफ एंड, ध्यान सुनिएगा, ई एन है, ई पी है, एन पी एफ। देखिए क्या बोले आप? ए बी एफ पी एन एफ, त्रिभुज पी एन एफ। अभी दोनों त्रिभुज को ना हम चाहते हैं कथी करना, पता है? समरूप सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना? समरूप। तो दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं?
सर दो त्रिभुज को समरूप होने का मतलब एक जैसा, एक रूप का। जैसे हम आदमी है, हमारा बगल में आदमी है, तो वो एकदम समरूप हो सकता है, क्योंकि मेरा भी 2 पैर 2 हाथ, उसका भी 2 पैर 2 हाथ, ये समरूप है। और एक सर्वांगसम होता है, तो वो अलग चीज होता है। सर्वांगसम मतलब सब अंग से बराबर, समरूप के मतलब एक रूप जैसा। ये दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना भी हम चाहते हैं। तो समरूप त्रिभुज करना पढ़े होंगे मैथ में थोड़ा सा, कि दो त्रिभुज समरूप होगा कैसे सिद्ध करेंगे। तो हम लोग बोले इसका बहुत सारा कंडीशन है, जिसमें से अभी हम एक कंडीशन बोलते हैं। यदि किसी त्रिभुज को ना, आप गौर से देखिएगा क्या बोल रहे हैं, यदि किसी त्रिभुज के, गौर से देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, कि उसका अगर आप दो कोण अपने से बराबर कर दिए, क्या कर दिए, दो कोण अगर आप बराबर कर दिए, दो कोण, जैसे एक ई कोण ई कोण, एक ई कोण ई कोण बराबर हो गया ना, तो अपने आप तीसरा कोण क्या होता है, बराबर हो जाता है अपने आप। और तब जाके दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो क्या होता है, तब उसका संगत भुजा एक ही अनुपात में होते हैं, यानी संगत भुजा समानुपाती होता है। अर्थात दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा समानुपाती होता है। ये मैथ में, ज्योमेट्री में पढ़ना है, 9th 10th दोनों में, ज्योमेट्री ज्यामिति में। तो जो लोग पढ़े उनको ज्यादा समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े उनको भी आएगा। ध्यान से सुनिएगा, जब हम समरूप साबित कर देंगे तो एक बात बोलेंगे कि इनका संगत भुजा क्या है, समानुपाती है। अब बोलेगा सर संगत भुजा समानुपाती नहीं समझे, अब भी समझाते हैं। आपको कहीं से भी कुछ नहीं छोड़ेंगे, बशर्ते आप ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिएगा, संगत भुजा समानुपाती दिखाते हैं। मान लीजिए कोई साबित कर दिया कि ABC जो है समरूप है, किसके, PQR के। मान लीजिए साबित कर दिया कोई कि है समरूप है, तो इसका संगत भुजा समानुपाती का यह मतलब हुआ कि जो AB भुजा का है ना, AB एक ही अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा, तो AB बट्टा में आएगा PQ, ये हुआ संगत भुजा समानुपाती बराबर। अगर AC लेते हैं NA AC लेते हैं, कैसे लेना होगा, PR, लेना होगा PR। ये हो गया संगत भुजा समानुपाती। तो आप ओवरऑल समझ ही गए होंगे। तो बस अब हम स्टार्ट करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। चलिएगा, तो इस त्रिभुज में ना देखिए हम कैसे सिद्ध करते हैं इसे। ये त्रिभुज है दोनों, प्यार से देखिएगा, दिखाई दे रहा है ना अच्छे से। चलिए अब सुनिएगा प्यार से, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनिएगा ध्यान से। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि देखिए त्रिभुज में AB भुजा और यहाँ पे 90 डिग्री है। कहिएगा हाँ यहाँ तो 90 डिग्री है, और यहाँ भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री, सीधा है 90 डिग्री है। तो सर इसका दो भुजा, दो कोण बराबर हो गया, दोनों त्रिभुज का कोण। तो इसका कोण कोण बराबर हुआ, देखिए FAB, इसका देखिए कोण FAB, FAB बराबर है कोण FPN, कोण FPN। कोई पूछे कैसे बराबर है, तो बताइए कि 90 डिग्री की वजह से, कि ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, मतलब ये दोनों आपस में बराबर। अगला आइए, अगला आइए इस त्रिभुज का, देखिए ई त्रिभुज का ई वाला कोण इसके ई कोण के बराबर है। कैसे सर, बताते हैं। देखिए कौन कौन है पहले से देखिए, कोण कोण AFB, AFB बराबर है कोण PFN के, PFN के। और ये कैसे बराबर हुआ, देखिए एक सम्मुख कोण होता है, समझे, दो भुजा जब एक दूसरे को कट करता है ना, तो ये वाला सम्मुख कोण होता है। तो सम्मुख कोण से ही बराबर है, कौन कौन से, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से, ठीक है, सम्मुख कोण से बराबर हो गया। अब आप बोलिए गौर से, जब ये दोनों त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गया, कौन कौन, एगो ई वाला 90-90 से, आई वाला, तो अभी हम जस्ट पढ़े हैं कि जब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप एक ई वाला बराबर हो जाएगा। और जब दो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर है तो दोनों त्रिभुज हम समरूप बोल सकते हैं। अर्थात देखिएगा, त्रिभुज ABF समरूप है त्रिभुज PNF के। कोई पूछेगा कैसे समरूप है, तो बोल दीजिएगा AA समरूपता से। किससे, एंगल समरूपता से। वो समरूपता का सिंबल है, ये समरूपता का। अर्थात ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। समरूप हमने सिद्ध कर दिया, ये दो लाइन के हेल्प से हमने क्या सिद्ध कर दिया, समरूप सिद्ध कर दिया। अच्छा आप बताइए, जब दो त्रिभुज समरूप हो ही गया सिद्ध, तो क्या बोले हैं कि उनके संगत भुजा एक ही अनुपात में होगा, मतलब अनुपातिक होगा। तो देखिए संगत भुजा, एकड़ संगत भुजा AB हम बोल रहे हैं,
ए बी, ई त्रिभुज का कथी होगा, पी एन, ए बी टैगोर कथी हो जाएगा, पी एन। बहुत अच्छी बात। बराबर अगर ए एफ ई त्रिभुज के बेस लिए तो ई त्रिभुज के भी बेस, तो पी एफ। आप यहां तक उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा, बहुत अच्छी बात, चलेगा। तो अब सुनिएगा, अब एक वाव त्रिभुज हमारा नजर आ रहा है, आपको आ रहा है क्या, देखिए तो। अब उसको संग करेंगे, देखिए ये त्रिभुज आया, ये दोनों को अब समरूप सिद्ध करेंगे, और ये दोनों समरूप सिद्ध हो जाएगा तो इसमें भी जैसे इसका समीकरण एक आया वैसे उसका भी एक समीकरण आएगा, उसके बाद हम बना देंगे। बस प्यार से आप देखिए, थोड़ा सा घबराइए मत, ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो टाइम तो लगेगा, ठीक है। चलिए घबराइएगा मत। अब आइए त्रिभुज, ये दिखाई देता है कलर, देखो त्रिभुज ब्लैक अच्छा दिखाई देता है। त्रिभुज, आइए त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ एंड पी एम, ए डैश बी डैश एफ, हम बोलेंगे पी एम एफ, त्रिभुज पी एम एफ। क्या मैं इसको बोल सकता हूं दोनों त्रिभुज में यहां 90 डिग्री है, यहां भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, बोल सकता हूं, बोलिएगा बिल्कुल बोल सकता हूं। अर्थात देखिएगा इसका, देखिए कोण पी ए डैश बी डैश, सॉरी इसको बोलिएगा बी डैश ए डैश एफ, कुछ ही बोल सकते हैं, बी डैश ए डैश एफ बराबर है एम पी एफ के, एम पी एफ के। ताकि कैसे बराबर है, तो दोनों 90 डिग्री है, दोनों कितना डिग्री है, 90, पी आई डैश, पी और ए डैश। चलिए अगला देखते हैं, जितना ई कोण होगा ना उतने ई कोण होगा, अर्थात कोण कोण एफ ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश बराबर कोण पी एफ एम, पी एफ एम। ये कैसे बराबर है, समूह कोण से, कौन कौन से समूह कोण से, देखना लीजिए ई वाला कोण ई कोण के बराबर, ई 90 तो ई 90 तो ई बराबर, मतलब फिर ई दोनों छोटका त्रिभुज के बिना दुद्दू कोण बराबर हो गया। अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। कैसे, क्योंकि तो इसका दुद्दू कोण बराबर हो गया, तीसरा कोण भी बराबर होगा और दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। हम बोल सकते हैं जो ये था, क्या था भाई, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप होगा त्रिभुज पी एम एफ का। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गया, और जब समरूप हो जाता है तो फिर उस समय वाला बात, तो दोनों का संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब देखिएगा ए डैश, यानी इसका क्या हो जाएगा, एमपी, क्या हो जाएगा, एमपी बटा एमपी बटा बी डैश ए डैश, दोनों त्रिभुज के खड़ा वाला लिए तो खड़ा वाला, फिर ए डैश एफ तो पी एफ ना, देखिए पी एफ तो क्या हो जाएगा, ए डैश एफ। ये आ गया आपका, आराम से देखिएगा आ गया ना। अब ध्यान से सुनिए, मेरा बात सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा भाई साहब। अच्छा देखिए तो ए बी किसके बराबर है, तो आप बोले कि सर जितना ए बी है ना, जितना ए बी है उतने पी एम है कि ना है, चाहे ए बी के बराबर पी एम है कि नहीं है, यानी जहां ए बी है तहां पी एम हो सकता है, चाहे एम पी चाहे कुछ भी बोलिए, यानी एम पी किसके बराबर, बी ए के बराबर, चाहे ए बी के बराबर, बात है क्या ना हुआ, ठीक। अच्छा दूसरा देखिए, ए डैश बी डैश किसके बराबर हो सकता है, ए डैश बी डैश किसके बराबर हो सकता है, ए डैश बी डैश पी एन के बराबर हो सकता है, हो सकता है। इधर देखिए दोनों लाइन झकास लाइन है इधर,
सर जितना ए बी होगा उतना ही ये होगा, दोनों का देखिए समांतर है, ये जितना ये उतना ये, मतलब जहां अगर एम पी लिखा हुआ है वहां हम ए बी लिख सकते हैं, और जहां ए डैश बी डैश लिखा हुआ है वहां पी एन लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ ये एम पी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एम पी, और एम पी किसके बराबर है ए बी के, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी, और जहां बी डैश ए डैश लिखा हुआ है बी डैश ए डैश वहां क्या लिख सकते हैं पी एन बराबर एन जैसे के जैसे, क्या लिखा हुआ है पी एफ बटा में ए डैश एफ। चलिए इसको समीकरण कितना बोल दीजिए, दो, कितना बोल दीजिए दो, दो को समीकरण हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा आप बताइए, समीकरण एक यहाँ है और समीकरण दो यहाँ है, इसका भी है ए बी बटा में पी एन और इसका भी है ए बी बटा में पी एन। अब हमको ना कुछ जगह साफ करना होगा, मैं कौन जगह साफ करूं, एक बार जल्दी से ना आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्यों पता है, क्योंकि अगर हम साफ कर देंगे ना तो फिर क्या पेज पलट देंगे तो हमको ये बताने में समस्या होगा, इसलिए आप लोग प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट जल्दी से ले ले, आराम से वीडियो को रोक दीजिए, रोक के आप तो उतार सकते हैं और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो हम कुछ जगह साफ करेंगे क्योंकि इसके आगे सोल्व करना है। ठीक है, साफ कर रहे हैं, आराम से समझिएगा, आप साफ कर रहे हैं, कर देना, एक बार फिर से हट गए हैं, अब कर देते हैं, फिर कोई मक्खी बैठ गया है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत अच्छी बात। अब आइए क्या लिखते हैं, समीकरण एक एवं दो, ये दोनों समीकरण से आप क्या देख रहे हैं सुनिए गौर से, इसका एलएचएस और इसका एलएचएस आपस में क्या है बराबर है, देखिए ना ए बी बटा पी एन है बी बटा में पी एन, तो जब दो समीकरण का एलएचएस बराबर हो तो उसका आरएचएस भी क्या होता है बराबर होता है, अर्थात इसका आरएचएस है ए एफ बटा में पी एफ, और आरएचएस कथी है ए पी एफ बटा में ए डैश एफ। सर इतना तक कोई दिक्कत है, देखिए तो बस अब इतने से हम प्रूफ कर देंगे, यानी अब जितना इन्हें के बाद लिखा हुआ है सबको हम खाली कर सकते हैं। ठीक, मेरा यही काम था, इससे जो आ गया बस मेरा काम हो गया, अब खाली करते हैं और प्रूफ करेंगे। आप बस प्यार बनाए रखिए, प्यार बनाने का मतलब ध्यान से देखते रहिए। चलिए क्रॉस गुना पीएफ में पीएफ से, तो बोलेगा पीएफ के स्क्वायर, इसका स्क्वायर पीएफ के स्क्वायर बराबर ए एफ गुने ए डैश एफ। कोई दिक्कत सर, पीएफ के स्क्वायर तो ठीक है, ठीक है लगता है, बराबर समझिएगा ए एफ। अब देखिए ए एफ कहाँ लिखा है, गौर से देखिएगा, बड़ा काम की चीज होने वाला है। ए एफ देखिए यहाँ है ए और यहाँ है एफ, तो ए एफ को हम क्या लिखेंगे सुनिएगा ध्यान से, जैसे आपका हाथ है पूरा ही पूरा हाथ, हमारा चाहिए केवल इसका माप, हम कहेंगे पूरा हाथ में से ना एक राशि इन्हें घटा लो तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, और किए मेरे बात को, पूरे हाथ है हमको चाहिए ये वाला, ये एक बित्ता वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, हम बोलेंगे पूरे हाथ में से तुमको इतना ही चाहिए, तो पूरे हाथ के लंबाई में से इतना से उन्ने के घटा लो तो ये ना बचेगा। मीन्स समझिएगा, यहाँ एफ लिखा हुआ है तो एफ हिया है, ए हिया है और एफ हिया है, तो हम बोलेंगे ये पूरे पी ए में से कथी घटा लो, ये हमको चाहिए, ये चाहिए पार्ट, तो पूरे पी ए में से घटा लो पी एफ। समझे मेरा बात, नहीं समझे, अरे भाई यहाँ एफ तुमको चाहिए, एफ मतलब ई वाला दूरी चाहिए, ये वाला एफ चाहिए ना, तो पूरा पीए के लंबाई में से पीएफ घटा लेगा तो पीएफ बचेगा, समझे कि नहीं समझे, एफ बचेगा कि नहीं बचेगा, कंफ्यूजन है, समझिए फिर से, क्या चाहिए एफ, एफ कहाँ है यहाँ, ए और एफ यहाँ है, तो हम बोले कि पूरा पीए में से हटा लीजिए कथी पीएफ, तो बच जाएगा एफ, यानी जहाँ एफ है वहां हम प्यार से बोल सकते हैं पीए माइनस, बोलो ना पीए माइनस पीएफ। ठीक है, चलिए गुने ए डैश एफ, देखिए ए डैश यहाँ है और एफ यहाँ है, तो ए डैश एफ को इतना पार्ट चाहिए, तो हम बोल सकते हैं
पूरा पी ए डैश में से घटा लो पी एफ, बोल सकते हैं ना, पूरा पी ए डैश में से घटा लो पी एफ, तो ए डैश एफ नहीं बचेगा। अरे यहाँ ए डैश एफ है, तो ए डैश एफ का मतलब ई वाला पार्ट, तो हम बोलेंगे पूरा पी ए डैश में से, पूरा पी ए डैश में से घटा लो पी एफ। बोलेगा यस सर, क्रॉस गुना करने आता है बचपन से ही, मतलब गुना करने, क्रॉस गुना नहीं। पी एफ का स्क्वायर बराबर पी ए में पी ए डैश से गुना होगा, तो पी ए गुने पी ए डैश, एकरा कह दिए गुना, समझिएगा, एकरा से एकरा में कह दिए, अब एकरा से एकरा में करना होगा, तो माइनस पी ए गुने पी एफ, माइनस, तो माइनस पी एफ गुने पी ए डैश, और माइनस माइनस प्लस पी एफ गुने पी एफ, तो पी एफ का स्क्वायर। ठीक है, बोलिए इधर भी पी एफ का स्क्वायर और इधर भी पी एफ का स्क्वायर, खत्म, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, जीरो। जीरो बराबर, अब मान रखिए पी ए के मान कितना है, पी ए ना है, तो पी ए के मान कितना है, माइनस यू, तो माइनस यू आ गया समझ, गुने पी ए डैश कहती है भी माइनस भी, तो माइनस भी, ऑलरेडी माइनस, ये वो अलग पार्ट, ये वो अलग पार्ट, पी ए माइनस यू गुने पी एफ माइनस एफ, बहुत अच्छा, फिर माइनस पी एफ कितना है, पी एफ माइनस एफ गुने पी ए डैश माइनस भी। चलिए जीरो बराबर, बचपन से सीखे हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस यू गुने माइनस भी प्लस यू भी हो जाएगा, बोलेगा हो जाएगा, माइनस ई वाला, अब देखिए माइनस यू माइनस एफ प्लस यू एफ ना, प्लस यू एफ, यहाँ माइनस है तो यू एफ हो गया, फिर ये वाला माइनस, माइनस एफ माइनस भी, मतलब प्लस में भी एफ, चलेगा, बोलेगा बिल्कुल चलेगा। अब अगर हम बोलते हैं, थोड़ा सा एक बात बोलेंगे कि जितना माइनस वाला इन्हें ले आता है कथी में जाएगा, प्लस में, तो यू एफ इधर आ गया प्लस में, माइनस था, ये आ जाएगा प्लस में भी एफ, और बराबर यू भी आ गया, यू भी। अब अगर हम बोलते हैं कि यहाँ ब्रेक लगा दो, क्या लगा दो, ब्रेक। अब हमको चाहिए 1 मिनट का मोहलत, थोड़ा सा इसको ऊपर उठाना पड़ेगा, तो आप समझे हुए हैं, तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसका लंबाई चौड़ाई कम कर देते हैं। चलिए बहुत अच्छा, चीजवा वही है, थोड़ा सा ऊपर कर दिए, है ना, क्योंकि हमको भी काम है, तो समझदार लोग हैं ना, समझ जाएंगे, बहुत अच्छी बात हो गया, बस 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 बस। अभी तक सिद्ध नहीं ना हुआ, तो हम एक वर्ड बोलते हैं, देखो बुआ, दोनों तरफ आप मैथ्स में या कोई भी चीज में बराबर के दोनों तरफ कुछ भी चीज से गुणा या भाग कर सकते हैं, अर्थात अब हम दोनों तरफ ना यू भी एफ से डिवाइड करेंगे, ये कर लीजिए, इहो में देंगे यू भी एफ से भाग, इहो में देंगे यू भी एफ से भाग, इहो में देंगे यू भी एफ से भाग, बोलेगा दे दिए। अब बोलिए यू से यू कटा कि नहीं कटा, एफ से एफ कटा कि नहीं कटा, कट गया, ऊपर क्या बचा 1, क्या बचा 1, नीचे क्या बचा भी, चलेगा, प्लस के प्लस। अब बोलिए भी से भी कटा कि नहीं कटा, कटा, एफ से एफ कटा कि नहीं कटा, कटा, तो ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा u, बराबर u भी से u भी खत्म, क्या बचा ऊपर 1, नीचे क्या बचा f, सर क्या बचा, अच्छा से लिख दीजिए, इधर देखिए 1/v बचा, जोड़ 1/u बचा, इधर क्या बचा 1/f बचा। बताइए यही दर्पण सूत्र है कि नहीं है, यही ना दर्पण सूत्र सिद्ध करना था कि अवतल दर्पण से सिद्ध करो 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। बोलिए प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, ये 4 मार्क्स में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। अभी जस्ट आपको पहले क्वेश्चन दिखाए हैं, क्वेश्चन दिखाने के बाद प्रूफ किए, जल्दी से मारिए स्क्रीनशॉट झनकार से,
अगर आप समझ गए तो एकदम कमेंट भर देना चाहिए और वीडियो को कट करके शेयर करते रहिए पूरा एकदम दबा के। कोई भी बच्चा जो 10th में पढ़ता है उसको ये प्रॉब्लम होता है, दिखा दीजिए, सही हो जाएगा। बस जहां जहां हेल्प हुआ आपको बता दिए। समरूप त्रिभुज समझना था, क्या क्या समझना था, सब कुछ समझा दिए। बशर्ते आपको प्यार से वीडियो देखना है। स्क्रीनशॉट ले लिए तो अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए बढ़ जाते हैं, ठीक, बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। यही ना साबित करना था। देखिए 2022 में पूछा कि नहीं पूछा? अच्छा लगे, अरे जरा ये ना पूछा था, साबित हुआ कि नहीं हुआ? अगर 22 में, कहीं 24 में आ गया तो मजा आ जाएगा, 4 मार्क्स में आएगा जब भी आएगा। चलिए तो अब ये हम लोग अब आ गए अपना क्वेश्चन पे। ये था तो पहले इसको कर दिए। आइए, ये हमने वीडियो में ऑलरेडी करा दिया है, आप जाके देख लेंगे, ठीक। ये करा दिया है, 2015 में पूछा है और फिर पूछेगा 24 में। हमने पीछे के वीडियो में बताया, इसलिए अभी नहीं बता रहा है। चलिए अब देखिए, अब देखिए क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है, बताइए। ये 2020 में पूछा है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। आंसर लिखा हुआ है, आप देखिए कैसे सोलर कुकर है से। एक शीशा का यहाँ प्लेट लगा हुआ है, समझिएगा ध्यान से, लगा हुआ है सोलर कुकर में। ये जो प्लेट है ना वो अवतल है। ये क्या करता है कि सूरज से जो प्रकाश आया ना, इसको क्या करता है, आप जानते हैं कि अवतल के गुण है एक जगह एकत्रित कर लेना। अर्थात जितना ऊपर से प्रकाश किरण पर आएगा, इसको सोलर कुकर में तो लगल है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण क्या करेगा कि सारा प्रकाश को एकत्रित एक जगह फेंकेगा। कहाँ फेंकेगा? एक जगह। अगर उत्तल होता तो छितरा देता, तब एक जगह फेंकेगा तो हीट अच्छा से उत्पन्न होगा। और नीचे क्या लगल है? कुकर। ये गर्म होगा, गर्म होकर क्या बन जाएगा? खाना पीना जो भी अपना काम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए प्रयोग किया जाता है कि प्रकाश को ले तो लेगा लेकिन एब्जॉर्ब करके नीचे देगा, क्योंकि अवतल काम है इकट्ठा पहुंचा देना। पहुंचा दिया इकट्ठा, हो गया, कोई दिक्कत है? चलिए तो आगे बढ़े, ये समझ गए। और देखिए सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप खुद से आंसर लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? निम्न के कारण बताओ। कारण देखिए परीक्षा में आता है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामत दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। तो आप देखिए सीधा सा बात समझिए, इसलिए किया जाता है कि अवतल दर्पण जो है वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक, उल्टा और बड़ा। अर्थात जो आदमी केस या दाढ़ी देखेगा ना तो उसको छोटा छोटा, एक मिनट, वो छोटा छोटा चीज क्या देगा? दिखाई देगा। वही बात लिखना है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख उसके फोकस और ध्रुव के बीच रखा दिया जाए, उसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इस प्रकार दाढ़ी के पास उत्तल दर्पण को रखने से उसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जिसे दाढ़ी बनाते समय सुविधा। उल्टा लिख दिया क्या? हाँ अवतल दर्पण है ना, ठीक है ठीक है। देखिए समझिएगा ध्यान से, क्या है फिर से समझिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में क्यों किया जाता है, तो इसका रीजन क्या है दिया। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, कहा अवतल दर्पण में, फोकस और ध्रुव के बीच रखिएगा ना, फोकस और ध्रुव के बीच रखिएगा, तो वहां पर क्या करेगा वो, आपको जो उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा वो सीधा बड़ा और क्या दे देगा? सीधा बड़ा और काल्पनिक दिखाई दे देगा। सीधा बड़ा, क्योंकि जैसे ही रखिएगा फोकस और ध्रुव के बीच ना, तो वो कहां बना देगा? काल्पनिक, बाहर उधर। तो सीधा दिखा दिया, बड़ा दिखा दिया। तो सीधा दिखना चाहिए दाढ़ी और बड़ा दिखना चाहिए, तब ना काटेगा। बात समझ में आ रहा है? तो सीधा और बड़ा दिखा दिया, इसीलिए अवतल का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कि दाढ़ी बनाने में क्या हो, सुविधा मिले। तो दाढ़ी बनाने में सुविधा कब मिलेगा? जब बाल को सीधा दिखाएगा और बड़ा दिखाई देगा। और सीधा और बड़ा दिखाने वाला इकलौता दर्पण है अवतल। उत्तल सीधा दिखाएगा लेकिन छोटा दिखा देता है, और अवतल सीधा और बड़ा। और दाढ़ी बनाने में बड़ा चाहिए दाढ़ी। समझ में आ गया? इकलौता दर्पण है अवतल जो सीधा और बड़ा। सीधा उत्तल भी बनाता है, समतल भी बनाता है, लेकिन छोटा बना देता है, और समतल बराबर बना देता है। यानी सीधा भी देखना है और बड़ा भी देखना है तो लाना पड़ेगा अवतल को, इसीलिए अवतल का प्रयोग करता है। दूसरा में आइए, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों किया जाता है।
अच्छा देखिए अभी जस्ट समझाएं, इस साइड में गाड़ी के लगाता है आदमी पीछे देखने के लिए, इसलिए किया जाता है कि सीधा बनाएगा। तो बोलेगा सर अभी जस्ट आपने बोला अब तलो तो सीधा बनाता है, लेकिन अब गाड़ी के पीछे देखना है तो टॉरक से डबल दिखा देता तो अटेगा शीशा में, नहीं अटेगा, यानी छोटा दिखाना चाहिए। पीछे गाड़ी के पीछे ट्रक लगल है तो ट्रक तो बड़का गो है, तो उत्तल का काम करती है छोटा दिखाना, सीधा भी दिखा देगा और छोटा भी दिखा देगा। बात समझ रहे हैं? और टॉरक सही में बड़का को टॉरक शीशा में छोटा दिखाई देता है ना, इसलिए उत्तल का प्रयोग किया जाता है कि सीधा भी दिखाई दे और छोटा भी दिखाई दे, इसलिए उत्तल। अगर कहीं बड़का देखने का मन होगा तो लगा देगा अबतल, तो जितना उठा उसे और बड़का दिखाएगा। टरक से बड़का शीशा लगा के चलना होगा आदमी को। आ रहा है समझ में? तो दाढ़ी बनाने में अबतल और साइड में उत्तल क्यों किया जाता है, तो आप रीजन दीजिएगा कि इसलिए किया जाता है कि पीछे के जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है वो सीधा और छोटा बनाना है, और सीधा और छोटा केवल उत्तल बना सकता है और कोई नहीं बना सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सब क्वेश्चन क्यों का जवाब दे रहे हैं आप, आ जाइए। क्या है कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के तीन उपयोग के लिए क्या है भैया, कितना 2013 में पूछा है, बहुत बार पूछेगा। अवतल का प्रयोग देखिए क्या लिखल है, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा सीधा बनाने के कारण बनाने में किया जाता है। ठीक है समझिएगा। दाढ़ी बनाने में जस्ट अभी पढ़ा है, दाढ़ी बनाने में एगो हो गया, पढ़े ना अभी। डॉक्टर कान नाक गला जांच करने के लिए डॉक्टर के द्वारा वही, फिर सोलर कुकर में भी पढ़े हैं बहुत, परावर्तक दूरदर्शी में बहुत सारा है, 3 का 5-10 हो जाएगा। अवतल का बहुत है, उत्तल का थोड़ा कम है। उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए। तो उत्तल दर्पण का उपयोग छोटा और सीधा, यानी साइड मिरर में, जो अभी जस्ट देखे हैं, तो इसका उपयोग साइड मिरर में कहीं लिखल होगा, है ना, पस दृश्य पीछे के चीज देखने के लिए। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में, वाहन मतलब गाड़ी के पस दृश्य दर्पणों में किया जाता है, यानी पीछे की चीज देखने में किया जाता है। इसका उपयोग टेलीस्कोप में भी किया जाता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट, हाँ रोड के ऊपर छितरा वाला लाइट, वहां भी उत्तल रहता है, पट्टा उट्टा जाते होंगे, रोड पर आता है तो मारता है लाइट छितरा के, तो छितराना उत्तल। ओके आगे बढ़े। हम लोग पूरे फाउंडेशन में पढ़ रखे हैं, आप वीडियो जाके देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, सब कुछ समझ में आ जाएगा। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाएं। अच्छा, गोलीय दर्पण में जो चिन्ह परिपाटी है वो दर्शा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। तो चिन्ह परिपाटी को दर्शाने के लिए आप जानिए पहला क्वेश्चन, सॉरी पहला देखिए, वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, बिल्कुल बात सही, याद कर लीजिएगा, बाईं ओर रखाता है। ठीक है। दूसरा, मुख अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से, हाँ जितना दूरियां है सब कहां से मापी जाती है, ध्रुव से, यह बात सही है। तीसरा, मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, हाँ ये मूल बिंदु के दाईं ओर धनात्मक, अब मूल बिंदु के बाईं ओर ऋणात्मक मानी जाती है, ये बात भी सही है। मुख अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर वस्तु मापी गई दूरियां धनात्मक, बिल्कुल सही बात। और मुख अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक, बिल्कुल सही बात। यानी चारों बात सही है, आप याद करेंगे। ये क्या है, 2013 और 19 में पूछा है कि हम वाहनों उत्तल दर्पण को पस दृश्य दर्पण के रूप में क्यों वरीयता देते हैं। मतलब हम वाहन उहन में चाहे कुछों में पीछे की चीज देखने के लिए उत्तल दर्पण को क्यों वरीयता देते हैं। कितना बार क्वेश्चन अभी आ गया, दोबारा ना गया, 13-19 सब में आ गया। तो हम इसलिए देते हैं कि हम बता दिए हैं कि उत्तल दर्पण बड़कों को चीज को छोटका दिखा देता है और सीधा दिखाता है, तो पीछे बड़का बड़का वो चीज को छोटा दिखा देगा। तो एगो छोटका आईने में देखना है तो छोटे कौन दर्पण लगाना होगा, उतले ना। आप तो लगा देंगे तो बड़का को दिखा देगा, देखबे नहीं करेंगे, ट्रक के खाली चक्कर दिखेगा। और देखिए यहाँ नहीं है, शीशा में बड़का ऊपर अट गया, मतलब बड़का वो चीज को छोटा चीज में दिखा दिया, यानी छोटा दिखाया और सीधा दिखाया, मीन्स उत्तल। ओके चलिए कैसा लगता है कमेंट में डालेंगे। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर, ये कल्ले का क्वेश्चन है, कल्ले करा दिए हैं। बाय बाय आज के लिए, समझे, कल्ले का क्वेश्चन है। यानी आज आपका क्या हो गया, इंड हो गया। क्या इंड हो गया सर, आज प्रकाश के परावर्तन चैप्टर इंड हो गया। और जो बच्चा को नहीं पढ़ा है, छूटा हुआ है, पूरा एक जगह प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा आज के आज, और आप आराम से जाएंगे और फिजिक्स को ना सीरियल वाइज पढ़ेंगे ना, तो न क्वेश्चन एगो किताब से छूटेगा, न क्वेश्चन बैंक से छूटेगा, और न कोई कंसेप्ट छूटेगा, पूरा बुक भी बनेगा। मतलब फिजिक्स का लगभग सारा वीडियो 10 वीडियो के आसपास हो गया होगा,
जो कि मस्त वीडियो है, जाके देखिए। और कल स्टार्ट हो रहा है प्रकाश का अपवर्तन, तो जरूर देखिएगा अपवर्तन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल 8 बजे। बाय बाय।